नमस्कार। प्राचीन भारत का इतिहास ये साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की एक कमाल की कहानी है। जब भी कोई बड़ी शक्ति गिरती है तो उसकी जगह लेने के लिए हमेशा कोई और तैयार रहता है। आज हम एक ऐसे ही संघर्ष और जीत की कहानी जानेंगे, सातवाहन वंश की। एक ऐसा साम्राज्य जो कहते हैं कि बदले की आग में बना था। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब ताकतवर मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक पावर वैक्यूम, मतलब एक बहुत बड़ा शक्ति का शून्य पैदा हो गया। सत्ता के लिए होड़ मच गई और इस उथल-पुथल के बीच से एक नई शक्ति का निकलना तो तय ही था। मौर्यों के बाद शुंग आए, फिर कण्व आए, लेकिन कोई भी वो स्थिरता नहीं दे पाया। लगातार हमले और अंदरूनी लड़ाइयों ने माहौल को और खराब कर दिया था। दक्कन का पठार एक ऐसे नए शासक का इंतजार कर रहा था जो बिखरे हुए इलाकों को एक कर सके, और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। और इस मौके को पकड़ा सिमुक ने, एक ऐसा दूरदर्शी लीडर जिसने स्थानीय शासकों को एक साथ लाकर एक नए दक्षिणी साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए सिमुक्स की स्ट्रैटेजी को जरा समझते हैं। उसने एक टाइटल लिया, दक्षिणापतिपति, जिसका मतलब था दक्षिण के रास्ते का मालिक। अब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक ऐलान था। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि महारथियों और महाभोजकों जैसे शक्तिशाली स्थानीय सरदारों को अपने साथ मिला लिया। ये लोग उस इलाके के छोटे-मोटे राजा थे और उन्हें एकजुट करके सिमुक ने एक ऐसी नींव रखी जिस पर अगले 400 सालों तक सातवाहन साम्राज्य खड़ा रहा। लेकिन सातवाहन सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए ही नहीं जाने जाते थे। नहीं, उनकी सांस्कृतिक पहचान और ख़ास तौर पर उनके समाज में औरतों की जो जगह थी, वो उन्हें उस समय के बाकी साम्राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती थीं। अब ये जो बात है ना, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत ही कमाल की थी। सोचिए, एक तरफ उत्तर भारत था जहां सब कुछ पिता के नाम और वंश से चलता था, और दूसरी तरफ थे सातवाहन, जहां माँ का महत्व और सम्मान कहीं ज्यादा था। तो इसका असल में मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब ये था कि राजाओं की पहचान उनकी माँ से होती थी। जैसे गौतमी पुत्र यानी गौतमी का बेटा। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, ये समाज में महिलाओं की शक्ति और उनके सम्मान का प्रतीक था। सोचिए जरा, उत्तर भारत के पितृसत्तात्मक साम्राज्यों के सामने ये व्यवस्था सातवाहनों को एक अलग ही सामाजिक स्थिरता देती होगी। और ये सिर्फ नाम रखने तक ही सीमित नहीं था, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं। रानी नागनिका को ही ले लीजिए। उनका नाम सिक्कों पर उनके पति राजा सातकर्णी के साथ छपता था, मतलब उनकी हैसियत लगभग बराबर की थी। इतना ही नहीं, पति की मृत्यु के बाद उन्होंने 15 साल तक अपने बेटे के लिए राज संभाला। ये उस जमाने में महिलाओं के लिए एक असाधारण शक्ति थी। हर महान साम्राज्य को एक महान दुश्मन का सामना करना पड़ता है। सातवाहनों के लिए ये खतरा थे मध्य एशिया से आए विदेशी हमलावर शक, और यहीं से जन्म होता है इस वंश की सबसे बड़ी कहानी का, एक जबरदस्त बदले की कहानी का। शक, और खासकर उनका सरदार नहपान, बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने सातवाहनों को लगभग खत्म होने की कगार पर ला दिया था। उनके सबसे जरूरी इलाके जैसे नासिक और पुणे सब छीन लिए थे। साम्राज्य को अब एक हीरो की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर कहानी पर्सनल हो जाती है। अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये इज्जत की लड़ाई बन गई थी। कहा जाता है कि नहपान ने राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी की पत्नी का अपहरण कर लिया था, और इस एक घटना ने इस राजनीतिक जंग को एक व्यक्तिगत बदले की कहानी में बदल दिया। और गौतमीपुत्र ने इसका जवाब पूरी ताकत से दिया। उन्होंने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया, नहपान पर सीधा हमला बोला और नासिक के पास एक जबरदस्त लड़ाई में उसे धूल चटा दी। पर वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने नहपान और उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, ये पक्का करने के लिए कि दक्षिण भारत से शकों का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। ये एक क्रूर लेकिन बहुत असरदार अभियान था जिसने साम्राज्य की खोई हुई शान वापस दिलाई। अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के बाद सातवाहनों के सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। ये दौर सिर्फ सैन्य जीत का नहीं था, बल्कि आर्थिक समृद्धि और वैश्विक प्रभाव का था। और इसका सेंटर पॉइंट था रोम के साथ उनका व्यापार। गौतमीपुत्र की जीत के बाद और यज्ञश्री जैसे राजाओं के राज में सातवाहनों ने भृगुकच्छ और कल्याण जैसे बड़े बड़े बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने उन्हें उस समय के सबसे ज्यादा मुनाफे वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। तो कमाल की बात यह है कि ये व्यापार काफी हद तक एक तरफा था।
भारत से रेशम, मसाले और हर तरह का लग्जरी सामान रोम भेजा जाता था। और बदले में रोम से क्या आता था? सोना और चांदी, बहुत सारा सोना और चांदी। ये व्यापार इतना ज्यादा था कि रोमन साम्राज्य की पूरी दौलत भारत की तरफ बह रही थी। हालात इतने बिगड़ गए कि रोमन सम्राट को अपने देश को आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए भारतीय रेशम के आयात पर बैन लगाना पड़ा। अब इससे आप सातवाहन साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं टिकता। हर महान राजवंश की तरह सातवाहनों का भी पतन हुआ, जो शक्ति के शिखर पर पहुंचने के बाद शुरू हुआ। राजा यज्ञश्री के बाद कोई ऐसा मजबूत राजा नहीं आया जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ रख सके। जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगा। ये कहानी हमने इतिहास में बार बार देखी है ना? एक मजबूत लीडर के बिना साम्राज्य बिखर ही जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि जिन सामंतों को सातवाहनों ने खुद ताकतवर बनाया था, वही उनकी जगह लेने के लिए सबसे आगे थे। अभीर, इक्ष्वाकु और चुटू जैसे राजवंशों ने सातवाहन साम्राज्य के खंडहरों पर अपने अपने राज्य बना लिए, और इस तरह एक महान वंश इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। तो सातवाहनों की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उन्होंने युद्ध जीते, एक अनोखा समाज बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति से व्यापार किया, लेकिन आखिर में वो भी बिखर गए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी साम्राज्य को असल में टिकाऊ क्या बनाता है। क्या वो सिर्फ जीत और सोने के सिक्के हैं, या कुछ और भी है? इस पर जरूर सोचिएगा।